नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल एनहेंसर, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जानेंगे कौन कौन से अरुणाचल रंग महोत्सव है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद केन्या चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद आदिवासी कॉरिडोर की बात हो रही है, इसके बारे में जानेंगे। प्लस घाना देश के बारे में जानेंगे, ये भी चर्चा में क्यों है। तो ये सब सारे न्यूज़ को कवर करेंगे, इसके साथ साथ और भी जो न्यूज़ है उसे भी कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है अरुणाचल रंग महोत्सव के बारे में। ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के विभिन्न हिस्सों में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अरुणाचल रंग महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, उस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अपनी प्रसन्नता व्यक्त की गई है। ये अरुणाचल रंग महोत्सव का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि जो अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिस इतिहास के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के जिस इतिहास के बारे में अभी तक लोगों को बहुत कम ही ज्ञात है, उसके बारे में व्यापक रूप से इसका प्रचार और प्रसार करना। बहुत सारे नायक ऐसे थे अरुणाचल प्रदेश, जो अरुणाचल प्रदेश में अहम योगदान दिया है। प्लस भारत में भी उनका स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान था, जो कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में छुप गया है। तो उसे उजागर करने के लिए अरुणाचल रंग महोत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह 4 दिनों तक का एक थिएटर उत्सव है। 4 दिनों तक का थिएटर उत्सव है। अरुणाचल प्रदेश की जो विविध सांस्कृतिक विरासत है उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत है उसके अनुरूप ये लोग काम कर रहे हैं। इस महोत्सव में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी सहित प्रत्येक भाग लेने वाले शहर में 4 नाटक नुक्कड़ यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, थिएटर्स किए जा रहे हैं, ताकि जो घटनाएं, जो इतिहास अरुणाचल प्रदेश का कम लोगों को ज्ञात है उसके बारे में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाए। तो इसे याद रखिएगा। अरुणाचल रंग महोत्सव किस लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये 4 दिन तक थिएटर्स चलेगा, और इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट है आदिवासी गौरव कॉरिडोर्स के बारे में दिया है। तो ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जहाँ भी आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, जहाँ भी आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ पर नई रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नया रेल लाइनों की एक छत्र बुनियादी ढांचा डेवलप किया जाएगा। वहाँ पर नई नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, नया नया जो रेलवे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो उसको जो बुनियादी ढांचा है रेलवे का, नई कनेक्टिविटी का, उसे विकसित करने के लिए एक पहल स्टार्ट की गई है, जिसका नाम है जनजाति गौरव पहल। जिसका नाम है जनजाति गौरव कॉरिडोर्स पहल। ध्यान रखिएगा, जनजाति गौरव कॉरिडोर्स पहल है। तो इसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कम से कम 70,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था जनजाति गौरव कॉरिडोर्स के लिए। तो ये था, इसे आदिवासी लिख दिया गया है, इसे जनजाति भी कह सकते हैं, आदिवासी कह सकते हैं, दोनों ही है। तो नई रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। इसका मतलब यही है, महत्व यही है कि जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है उस पर जो रेल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा देना, प्लस बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इस रेलवे कनेक्टिविटी को आदिवासी बाहुल इलाकों में स्टार्ट किया गया है। आदिवासी यानी जनजाति गौरव कॉरिडोर पहल के रूप में। तो इसे याद रखिएगा, जो जनजाति गौरव कॉरिडोर है ये किसके लिए, कहाँ पर ये किस लिए बनाया जा रहा है? तो ये रेलवे लाइन बिछाने और उसका बुनियादी ढांचा आदिवासी बाहुल क्षेत्र में विकसित करने के लिए इसे किया जा रहा है। नेक्स्ट केरलम के बारे में जानेंगे, चर्चा में क्यों है। हाल ही में जो केरल विधानसभा है उसमें जो संविधान और आधिकारिक रिकॉर्ड है, दोनों जगह से संविधान और आधिकारिक रिकॉर्ड है, दोनों जगह पर जो केरल शब्द है, केरल शब्द को हटाकर केरलम करना, केरल शब्द को हटाकर केरलम करने के लिए केरल की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया है। जबकि उसमें कहा जा रहा है, केरल सरकार का तर्क है कि जो केरल शब्द है ये अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है, जबकि जो केरलम शब्द है ये मलयालम शब्द है। तो मलयालम वहाँ की भाषा है, जो लोकल लोग वहाँ पर मलयालम भाषा केरल में इस्तेमाल करते हैं। तो केरल की जो संस्कृति है, जो उसकी विरासत है, उसमें जो केरलम है उसमें उसकी झलक आती है। तो इसलिए केरल नाम को बदलकर केरलम नाम रखने के लिए केरल की विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया गया है।
केरल शब्द की अगर उत्पत्ति की बात करें तो प्राचीन ग्रंथों में इसकी उत्पत्ति बताया। केरलम को मूल मलयालम उच्चारण का करीबी प्रतिबिंब माना जाता है कि जो मलयालम ग्रंथ है प्राचीन, उसमें जो केरल शब्द है उसका केरल नहीं केरलम के रूप में नाम था। अगर केरलम शब्द के इतिहास के बारे में कुछ जाने तो इस क्षेत्र में बताया जा रहा है कि जो अशोक का शिलालेख है 257 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का जो दूसरा शिलालेख है, सम्राट अशोक का दूसरा शिलालेख है, उसमें स्थानीय शासक का उल्लेख किया गया है जिसका नाम रखा गया है केरल पुत्र, जिसका नाम रखा गया है केरल पुत्र। तो यहाँ से भी इसका इतिहास मिलता है, जिसका अर्थ है केरल का पुत्र यानी चेरा का पुत्र। केरल को चेरा के नाम से भी जाना जाता है, चेरा का पुत्र। मलयालम भाषी लोगों की एकता 2019 में 1920 के दशक में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था ऐक्य आंदोलन, ऐक्य केरल आंदोलन। यह आंदोलन था मलयालम भाषी समुदाय के लोगों के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसका यही था कि संयुक्त क्षेत्रों की गति पकड़ रही थी इसमें, कि मतलब मालाबार रीजन प्लस उसके बाद कोच्चि रीजन प्लस उसके बाद त्रावणकोर रीजन्स, उसमें मलयालम भाषी जितने लोग थे वो कह रहे थे कि संयुक्त एक प्रांत बनाया जाए जिस क्षेत्र का नाम वहीं केरलम रखा जाएगा। इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर केरलम, हालांकि इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर केरल बनाया गया था, लेकिन इसका नाम केरलम के लिए वो आंदोलन चला था 1920 में। इसके भाषाई संबंध के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करें तो चेरम से उत्पत्ति, विद्वानों का मानना है कि केरलम शब्द की उत्पत्ति चेरम से हुई है। केरल जो शब्द है केरलम, इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? चेरम शब्द से हुई है। पहला मलयालम अंग्रेजी शब्दकोश, जब मलयालम और अंग्रेजी शब्दकोश बनाया गया था, ये किसके द्वारा पहला मलयालम अंग्रेजी शब्दकोश बनाया गया था? ये बनाने वाले जर्मन विद्वान है जिसका नाम है डॉक्टर हर्मन गुंडर्ट। इन्होंने पहला मलयालम अंग्रेजी शब्दकोश तैयार किया था। उन्होंने चेरम का कन्नड़ रूप इसमें बनाया था, चेरम का कन्नड़ रूप इसमें बनाया था। उन्होंने गोकर्णम और कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र का जिक्र करते हुए केरलम को चेरम के रूप में वर्णित किया है। इन्होंने जो केरलम है उसका चेरम के रूप में वर्णित किए थे। कौन? डॉक्टर हर्मन गुंडर्ट थे, जो जर्मन की विद्वान थे, जो पहला मलयालम अंग्रेजी शब्दकोश इन्होंने बनाया था। तो इसीलिए चेरम से ही केरलम की उत्पत्ति माना जाता है। तो ये था केरलम बनाम केरल के बारे में। तो यही है कि केरलम जो है मूल मलयालम उच्चारण है, तो इससे जो मलयालम लोग हैं उनकी जो विविधता है, संस्कृति है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो पॉलिटी से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। भारत में किसी राज्य का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है? तो सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने ही विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कराना पड़ता है। फिर उसके बाद इसे गृह मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता है। चूँकि किसी राज्य का नाम बदलने में संविधान में बदलाव शामिल है, इसलिए जो होम मिनिस्ट्री है उसका जो अनुमोदन है वो जरूरी हो जाता है, उसकी मंजूरी। फिर उसके बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। अनापत्ति की मतलब किसी की आपत्ति न हो। इसमें गृह मंत्रालय और केंद्रीय सरकारी एजेंसी जैसे कि रेल मंत्रालय प्लस उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा जाता है, क्योंकि इन सारे जगहों पर नाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से ध्यान रखिएगा, एक तो गृह मंत्रालय हो गया प्लस उसके बाद केंद्रीय सरकारी एजेंसी हो गई, जैसे रेल मंत्रालय हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, डाक विभाग हो गया, इन सब सारी चीज़ों से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसके बाद संवैधानिक संशोधन के बारे में बात करें तो ये सारी प्रक्रियाओं का होता है जब किसी राज्य का नाम बदला जाता है। तो यदि गृह मंत्रालय को प्रस्ताव स्वीकार लगता है और सभी आवश्यक जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, तो ये संवैधानिक संशोधन शुरू कर दिया जाता है। वहाँ पर संवैधानिक संशोधन, ये सारे चीज़ों का सारे डॉक्यूमेंट सारे जब ये सब रेटिफिकेशन मिलना शुरू कर देता है, फिर वहाँ से शुरू हो जाता है संवैधानिक संशोधन। इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। जब संसद में विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही सामान्य विधि प्रक्रिया से गुजरता है, तो उस विधेयक को पारित कराने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिएगा,
विधेयक को पारित कराने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, प्लस उसके बाद यदि बहुमत प्राप्त हो जाता है, प्लस उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति अपनी सहमति जब दे देता है तो ये विधेयक कानून बन जाता है, जिसे बोलेंगे अधिनियम। ये विधेयक क्या बन जाएगा? कानून। फिर उसके बाद अगर इसके क्रियान्वयन की बात की जाए तो राष्ट्रपति की सहमति के साथ ही नाम परिवर्तित अधिकारित हो जाता है और लागू हो जाता है। वहीं पर जब नाम है वो आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है और उसे तुरंत ही लागू कर दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के साइन के बाद ही वो जो विधेयक है वो कानून बन जाता है। ज्वारीय ऊर्जा क्षमता के बारे में जानेंगे, ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले इसे जानेंगे, उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा होती क्या है उसके बारे में जानेंगे। ऊर्जा संबंधी एक स्थायी समिति है, हाल ही में उन्होंने जो भारतीय संसद है उसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है वो ज्वार, लहर, तरंग, इन सब सारी क्षमताओं के बारे में क्या प्रगति हुई है, उसके क्या परिणाम निकले हैं, उसके बारे में एक रिपोर्ट अपडेट करने के लिए कहा गया है, तो इसलिए चर्चा में आ गई है। भारत में जो ज्वारीय ऊर्जा विकास है इस शीर्षक वाली 20वीं रिपोर्ट को अपनाया गया है। ये जो 20वीं रिपोर्ट अपनाया गया है तो इस बारे में चर्चा की गई है। अगर भारत में ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो कितनी मेगावाट क्षमता है? 12,455 मेगावाट, 455 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा क्षमता है। प्लस उसके बाद अगर तरंग ऊर्जा क्षमता की बात करें तो 41,300 मेगावाट, 41,300 मेगावाट इसकी क्षमता है। किसकी क्षमता है? जो तरंग ऊर्जा की क्षमता है। हालांकि ये काफ़ी हद तक सैद्धांतिक यानी कि कागजी माना जाता है, अभी भी ग्रामीण मतलब कि व्यवहारिक रूप में इसका शोषण मतलब दोहन हो पाया है इतनी ऊर्जा क्षमता का कि नहीं, अभी इस चीज़ के बारे में ज्ञात नहीं है। तो सबसे जानेंगे मुख्य बात ज्वारीय ऊर्जा के बारे में। ज्वार उत्पन्न कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब गुरुत्वाकर्षण होता है, तीनों गुरुत्वाकर्षण का जब संपर्क होता है उसके कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार के प्राकृतिक उत्थान और पतन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के रूप में ही ज्वार ऊर्जा कहते हैं। एक बार ज्वार आता है प्लस उसके बाद ज्वार का पतन होता है प्लस वापस जाते हैं, तो ये ज्वार भाटा हो गया। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। इससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। वर्तमान में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 3 अलग अलग तरीके हैं, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करना है उसके लिए 3 अलग अलग तरीके हैं। पहले तो एक तो ज्वारीय बैराज बनाते हैं यानी कि डैम्स, बांध बनाते हैं, उसके द्वारा ज्वारीय ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। प्लस उसके बाद ज्वारीय लैगून बनाते हैं, ज्वारीय लैगून बनाते हैं। तो इस लैगून में क्या होता है, जैसे कि एक ऐसी झील होती है जो आंशिक रूप से बंद होती है चारों तरफ से, आंशिक रूप से चारों तरफ से बंद होती है, उसे लैगून बोलते हैं। इसके द्वारा भी ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। प्लस उसके बाद ज्वार की जो तेज धारा आती है, ज्वार की जब तेज धारा आती है तो उससे बहने वाली जो तेज पानी होता है उसके कारण भी ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये 3 अलग अलग तरीके हैं ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, मिशन इंद्रधनुष के बारे में है, ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले इसे जानेंगे। स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली 2022-23 में 22-23 रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि 6 राज्य और 6 स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज, 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो इन मिशन इंद्रधनुष के तहत जो टीकाकरण था वो पूर्ण 100 रूप से प्राप्त कर लिया है। 6 राज्य और केंद्र शासित मिलाकर 6 हैं, ये 6 क्या कर लिए हैं, मिशन इंद्रधनुष के तहत जो टीकाकरण कवरेज प्राप्त करना था उसे प्राप्त कर लिया है। और उसके बाद 17 राज्य ऐसे हैं जो टीकाकरण का 90% कवरेज को प्राप्त कर लिए हैं। तो जानेंगे, मिशन इंद्रधनुष को 25 दिसंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था, स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के लिए स्टार्ट किया गया था 2014 में। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम, यूनिवर्सल टीकाकरण जो कार्यक्रम चल रहे थे उसी के तहत मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था। मिशन इंद्रधनुष था, मिशन इंद्रधनुष, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य कि जो यूनिवर्सल टीकाकरण प्रोग्राम चल रहा था उसके तहत जो भी टीकाकरण छूट गया था, जिस बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पाया था बचपन में जो होता है, जिन महिलाओं का टीकाकरण नहीं हो पाया है, तो जो छोटे महिलाएं हैं या जिस क्षेत्र में टीकाकरण का कम पहुंचा है उस क्षेत्र में उस महिलाओं को, उस बच्चों को जिनका छूटा हुआ है टीकाकरण,
उन्हें टीकाकरण उपलब्ध कराने के लिए या टीका लगाने के लिए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में स्टार्ट किया गया था, जो अलग अलग प्रकार से टिटनेस हो गए, खांसी हो गए, सर्दी हो गई, बुखार, जिस चीज़ की टीकाकरण किया जाता है। 2022 में मिशन इंटेंस यानी कि इंटेंस मिशन इंद्रधनुष 4.0 को स्टार्ट किया गया। 4.0 को स्टार्ट किया गया। इसे पूरे भारत भर में 416 जिलों में, पूरे भारत भर में 416 उच्च प्राथमिकता प्राप्त वाले जिलों में इसे इम्प्लीमेंट किया गया है। कौन? जो इंटेंस मिशन इंद्रधनुष 4.0 स्टार्ट किया गया है 2022 में। यह था इंद्रधनुष के बारे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेलेम घोषणा के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। बेलेम डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, पहले इन देशों के बारे में जानते हैं। बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरिनाम, वेनेजुएला सहित इसमें 8 जो अमेजोनियन देश है। अमेजोनियन देश का मतलब कि इन देशों में अमेजन वर्षा वन फैले हुए हैं। उन देशों ने 8 देशों ने मिलकर एक अमेजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया। अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा में समझौते, मतलब अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा के लिए अमेजन शिखर सम्मेलन अमेजन शिखर सम्मेलन स्टार्ट किया था। ये 8 देशों ने मिलकर, उसी में एक बयान जारी किया गया था। उस बयान को ही कहा गया बेलेम घोषणा या बेलेम डिक्लेरेशन, उस बयान को कहा गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो भी अमेजन शिखर सम्मेलन हुआ था, जो अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा के लिए जो समझौते हुए हैं, वो पूरी तरीके से समर्थ नहीं हो पाए, असमर्थ हुए समझौता करने में, क्योंकि इसमें टारगेट रखा गया है कि 2025 तक जो अमेजन वर्षा वन है उसके 80% क्षेत्र को सुरक्षा करना, उसके वनों की जो कटाई है उसके गिरावट को रोककर 80% तक उसके वनों को सुरक्षा करना। हालांकि 8 देशों ने मिलकर अपनी सर्वसम्मति इस पर नहीं दिखाई है। जो बेलेम डिक्लेरेशन में जो अमेजन शिखर सम्मेलन में जो नेता इकट्ठा हुए थे, वो खनन, जीवाश्म ईंधन से संबंधित गतिविधियां को रोकने के लिए तो तैयार हो गए बातचीत पर, लेकिन जो तेल की ड्रिलिंग हो रही है, तेल की उस अमेजन वर्षा वन क्षेत्र में जो तेल निकाला जा रहा है ड्रिल करके, उस पर इन 8 देशों की सहमति नहीं बन पाई। 8 देशों की सहमति नहीं बन पाई, उसमें सहमति में इन दोनों के बीच में कमी हो गई। जहां लक्ष्य भी रखा गया है कि जहां देश 2030 तक 30% तक, कम से कम 30% तक भूमि और समुद्र की रक्षा करेंगे, भूमि और समुद्र की रक्षा करेंगे। इसीलिए चर्चा में आ गया था बेलेम घोषणा। यह है क्या, इसके बारे में और भी थोड़ी जानकारी के बारे में बात करें तो बेलेम घोषणा अमेजन शिखर सम्मेलन के दौरान जारी एक बयान है जो बताया कि इसमें अमेजन देश के नेता शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि जैव विविधता का संरक्षण करना, इसलिए इसके साथ साथ जो स्वदेशी ज्ञान है उस पर महत्व देना। जो पारंपरिक रूप से चिकित्सा चलती है, वन पर आधारित, वृक्ष पर आधारित जो भी चिकित्सा, उसे संरक्षित करना। यह घोषणा अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई और उसकी जो गिरावट है उसके चिंताओं को भी एड्रेस करने के लिए स्टार्ट किया गया है। यह वनों की कटाई को रोकने के लिए, स्वदेशी क्षेत्र के भीतर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भूमि अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है, उस पर भी बल देता है। कौन? जो बेलेम घोषणा है। तो ये था बेलेम घोषणा के बारे में। नेक्स्ट बढ़ेंगे घाना। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। घाना ने जो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन, हाल ही में स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की वैश्विक मांग के अनुरूप इन्होंने जो हरित खनिज खनन है, इसका अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक नई नीति को मंजूरी दी है। जो हरित खनन है इसको बढ़ावा देने के लिए जो घाना देश है, ये नई नीति को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य यही है कि जो महत्वपूर्ण खनिज होते हैं, जो कच्चे रूप में निर्यात किए जाते हैं, जो कच्चे खनिज निर्यात किए जाते हैं, जो इसमें जैव ईंधन अधिक होता है, उसको रोकने के लिए यह नीति लागू की गई थी। इसलिए घाना चर्चा में आ गया है। तो इसके लोकेशन के बारे में जानेंगे घाना को। तो घाना के लोकेशन एक तरफ तो देखिए अटलांटिक महासागर से और दूसरी तरफ गिनी की खाड़ी से घिरा हुआ है जो घाना देश है। इसके ऊपर बुर्किना फासो है, इसके बगल में बेन कंट्री है, नाइजर है, टोगो है, प्लस उसके बाद है इसके पश्चिम में आइवरी कोस्ट है, पश्चिम में आइवरी कोस्ट है। घाना समृद्ध खनिज संसाधनों जैसे सोना, हीरा, मैग्नीज, चूना पत्थर, बैक्साइड, लौह और अयस्क के साथ साथ विभिन्न मिट्टी और ग्रेनाइट भंडार के लिए जाना जाता है। घाना, ध्यान रखिए कि इसकी इतनी विशेषता है। घाना अफ्रीका में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। घाना अफ्रीका महाद्वीप में दूसरा सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला उत्पादक साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका है। नेक्स्ट,
केन्या के बारे में जानेंगे, केन्या चर्चा में क्यों है। हाल ही में एक 2018 में लॉगिंग प्रतिबंध करने के लिए एक वो रूल आया गया था जंगलों की रक्षा करने के लिए। यहाँ पर केन्या में जंगलों की रक्षा करने के लिए वहाँ के जो राष्ट्रपति रूटो हैं उन्होंने 2018 में एक लॉगिंग प्रतिबंध नीति शुरू की गई थी। लॉगिंग प्रतिबंध नीति शुरू की गई थी कि जो केन्या के अंतर्गत जंगल है उसे जो काटे जा रहे थे उसे रोकने के लिए। हालांकि जो राष्ट्रपति है इस जो नीति है 2018 की इसे रद्द कर दी है, तो इसलिए चर्चा में आ गई। 14 दिनों के लिए रोक लगाई है, अस्थायी तौर पर 14 दिनों के लिए रोक लगाई है। इसलिए पर्यावरणविदों ने भी चिंता व्यक्त की है और भी जो जंगल प्रेमी हो वो चिंता व्यक्त की है, तो इसलिए केन्या चर्चा में आ गया। केन्या के बारे में जानेंगे। केन्या हिंद महासागर पर समुद्र तट के साथ पूर्वी अफ्रीका का देश है। ये देखिए लोकेशन, इसकी राजधानी नैरोबी है, इसकी जो कैपिटल्स है नैरोबी है। प्लस उसके बाद यहाँ से जो कहते हैं ना ग्रेट रिफ्ट वैली वो भी यहाँ पर दिखती है। प्लस उसके बाद अब ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। राजधानी नैरोबी से, अगर इसके राजधानी नैरोबी से देखा जाए तो सफारी एक मसाई मारा रिजर्व यात्रा, मसाई मारा जो रिजर्व यात्रा है यहाँ से लोग घूमने के लिए जाते हैं, काफ़ी फेमस है। प्लस उसके बाद वन्यजीव प्रवास के लिए जाना जाते हैं। यहाँ पर एक अम्बुसेली नेशनल पार्क है, केन्या के अंतर्गत एक अम्बुसेली नेशनल पार्क है, वहाँ भी लोग घूमने के लिए काफ़ी जाते हैं। और वहाँ से तंजानिया की तरफ देखा जाता है तो तंजानिया का जो सबसे ऊंचा चोटी है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर इसकी ऊंचाई है किलिमंजारो की, जो तंजानिया में स्थित है। तो ये लोकेशन भी याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। जानकारी का कोई भी हिस्सा पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।